हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की अपील पर किसान कल करेंगे बैठक, कृषि कानून की चिट्ठी पर भी लेंगे फैसला। गठबंधन के जरिए वजूद बचाने की कोशिश में कांग्रेस और लेफ्ट। कृषि कानून के विरोध में पीएम मोदी के सामने आप सांसदों ने की नारेबाजी। किसानों के समर्थन में अखिलेश का हल्ला बोल, सपा आज गांव-गांव में लगाएगी चौपाल। 2021 में कांग्रेस का डबल गेम, बंगाल में लेफ्ट दोस्त तो केरल में रहेगा दुश्मन। अब खबरें विस्तार से। किसान संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रियाएं देने के लिए कल यानी कि शनिवार को बैठक करेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसान को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक किसानों की नेशनल मोर्चे की आज कई बैठक हुई है, केवल पंजाब के संगठन की ही बैठक हुई। नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा यानी कल शनिवार को बैठक करेगा। हालांकि बैठक कब होगी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ किसानों के खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को बदनाम कर कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले की सरकार की नीति के कारण वो किसान बर्बाद हो चुके हैं जिसके पास कम जमीन थी। वही आपको बता दें कि कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने आधुनिक खेती को पूरी तरीके से बल दिया है। हमारा फोकस किसानों के खर्च को पूरी तरीके से कम करना है और जो हम कर रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना, किसान को कार्ड, सम्मान निधि योजना की मदद से खेती को पूरी तरीके से आसान किया जाएगा। वही आपको बता दें कि पीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप भी कांग्रेस पे लगाया। जी हां, पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि मैं हैरान हूं और बेहद तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि जो बंगाल पर सर्वोच्च शासन करते थे वो ममता बनर्जी के 15 साल पुराने भाषण सुने। आप जान जाएंगे कि किस तरीके से राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हुआ है। जब से बीजेपी आई है तब से सही हुआ है। उन्होंने किसानों को पैसा नहीं दिया। अगर आप किसानों को दिल में रखते तो अपने आप उनके लिए क्यों आंदोलन नहीं किया, आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आप उनके लिए पंजाब पहुंच गए हैं? अब दूसरी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। जी हां, बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा। लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालातों में दोनों पार्टियों के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की एक कड़ी और बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें, कांग्रेस साल 1977 के चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई थी तो आज तक वापसी नहीं कर सकी, जबकि लेफ्ट पिछले 10 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। ऐसे में बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमटते चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन का हाथ अपना लिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कांग्रेस को गुरुवार को ऐलान किया कि कांग्रेस और वाम मोर्चा मिलकर यानी कि वामपंथी मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गठबंधन को हरी झंडी पूरी तरीके से दे दी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी के सामने कोई खास चुनौती नहीं खड़ी हो सकी थी। हालांकि तब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और पार्टी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सीपीएम को 26 और बाकी लेफ्ट के घटक दलों को कुछ सीटें ही मिली थी। बीजेपी महज 3 सीट जीत सकी थी। अब तीसरी खबर विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ जहां एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ और विपक्षी दल मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय झा और संजय सिंह और भगवंत मान ने संसद भवन में पीएम मोदी के सामने जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आपको बता दें, संसद भवन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय झा और भगवंत मान ने पीएम मोदी के सामने हाथ में तख्ती लेकर नारा लगाया कि किसान विरोधी काला कानून वापस ले, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून वापस लो। आपको बता दें, संजय झा के हाथ में जो तख्ती थी उस पर लिखा था कि काला कानून वापस ले, एमएसपी का कानून अधिकार दो।
जब संसद से पीएम मोदी जाने लगे तो सरगुरु ने लोकसभा सांसद भगवंत मान ने उन्हें आवाज देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं, अन्नदाता मर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि आज किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन कृषि कानून के सुधार के लिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिया है। वहीं इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे जिससे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको यहाँ जहां सही दाम मिले वहां आप अपनी उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से उसमें समर्पित हैं तो आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं और आप उससे व्यापार का भी बेचने का काम कर सकते हैं। आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्यों में बेचना चाहते हैं, आप वहां भी ये काम कर सकते हैं। आप एचपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप वहां भी बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन को हिस्सा में बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में पीएम मोदी का ये संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। अब चौथी खबर विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी भले ही हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी के किसान भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका गुस्सा भी कम नहीं है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ता शुक्रवार को यूपी के सभी गाँव में चौपाल लगाकर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के साथ बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। सपा सूबे भर में कृषि कानूनों के खिलाफ गांव-गांव किसान घेरा कार्यक्रम करेगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी किसानों की अपनी पार्टी है, ऐसे में किसानों के संघर्ष में काम करेगी। साथ सपा किसान घेरा कार्यक्रम के जरिए किसानों तक अपना समर्थन पहुंचाने के साथ सपा का सरकार की किसान कल्याणी योजनाओं की भी जानकारी देगी। किसान घेरा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता गांवों में घेरा बनाकर उसके अलावा साथ चौपाल में किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनसे संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा भी दिलाएंगे। आपको बता दें, सपा ने इस कार्यक्रम के लिए अपने 132 बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को एक गांव में चौपाल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि नेता विरोधी दल विधानसभा राम गोविंद चौधरी और बलिया में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, लखनऊ में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, बंदायूं में एक गांव में किसान घेरा चौपाल में शामिल होंगे। किसान आंदोलन के बहाने किसानों की नाराजगी का सपा सियासी फायदा उठाने की तैयारी में है। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी किसानों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने गांव और किसानों पर काम करने के लिए उनको काफी ज्यादा अधिकार दिया है। चौधरी साहब ने भी मंडी कानून बनाने की पहले से ही पहल की थी, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून लाकर उसे ही खत्म करना चाहती है। ऐसे में सपा किसान दिवस के मौके पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होना चाहती है। सपा नए कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू से यही मांग कर रही है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। अब पांचवी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर से साथ आ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी दूरी को खत्म करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को लेफ्ट के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल राज्य से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस दरमियान केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों दल एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे और खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि पहले से कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर से साथ आ गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में बनी दूरी को खत्म करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को लेफ्ट के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान पूरी तरीके से सामने आकर कर दिया था। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल राज्य में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, हालांकि इस दरमियान केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे और खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दलों में के बीच गठबंधन होना तय माना जा रहा है। हालांकि इस घोषणा में तब
इसकी घोषणा तब हुई जब प्रदेश में चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और लेफ्ट जिस तरीके से 20 से अधिक सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, ऐसे में लेफ्ट की ओर से ये कहा गया था कि इससे सिर्फ कांग्रेस को ही फायदा हुआ था। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के 2016 विधानसभा चुनाव में तब 294 सीटों में से कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जबकि लेफ्ट के खाते में बस 32 सीटें आई थी। दोनों के गठबंधन को लगभग 30% वोट मिले थे। तब कांग्रेस 90 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 44 सीटें जीतने में सफल रही थी। बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दल दोनों अलग अलग लड़े हैं। इसमें कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट ही मिले थे, लेकिन जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी रहा था कांग्रेस का। हालांकि इस बार भी कांग्रेस का दिल्ली नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि स्थानीय कैडर के दबाव के चलते गठबंधन करना तय है। न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।